तो आइए हम लोग मोशन इन वन डायमेंशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन में फॉर्मूला तो लिमिटेड है, लेकिन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम उसमें बहुत ज़्यादा हैं। आप जितना ज़्यादा टाइप्स को ट्राई कीजिएगा उतना बेहतर कॉन्फिडेंस आप गेन कीजिएगा। आइए पहले हम लोग फॉर्मूला को एक जगह ले आते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। यहाँ एक मोटर बाइक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और अभी टाइम 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। थोड़ा देर के बाद ये बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, जहां इसके पास एक फाइनल वेलोसिटी v गेन हो गया। t टाइम के बाद टाइम t बीता है और डिस्प्लेसमेंट s बीता है और इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करने के लिए। पहला है v इक्वल टू u प्लस AT, दूसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और तीसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके अलावा अगर हम लोग एक नया फॉर्मूला बनाएं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 2 हम लोग 2 को लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखा जा सकता है a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 2as। इक्वेशन नंबर a बना लिए हम लोग इसको। आइए इक्वेशन 1 से हम लोग इसको लिख सकते हैं v माइनस u इक्वल टू AT। तो फ्रॉम 1 we can write v minus u equal to AT। ये इक्वेशन नंबर b हो गया। अब हम लोग डिवाइड इक्वेशन a बाई b, तो हमारे पास मिला v प्लस u v माइनस u इक्वल टू 2as डिवाइडेड बाई v माइनस u इक्वल टू AT। a से a कैंसिल, v माइनस u से v माइनस u कैंसिल, तो s इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम टेकन। मतलब इसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 भी बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से भी निकाला जा सकता है। आइए इसी में हम लोग अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं t सेकंड का और tth सेकंड का। t सेकंड एंड tth सेकंड का देखिए, मान लीजिए कि स्ट्रेट रोड है, एक मोटर बाइक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी
4 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। इसका सिंपल मतलब यही हुआ, हर एक सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। तो अगर 1 सेकंड बीत जाएगा तो वेलोसिटी पहले 2 था, 4 बढ़ जाएगा तो 6 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 और बढ़ जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 और बढ़ जाएगा तो 14 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 और बढ़ जाएगा तो 18 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड के बाद 4 और बढ़ जाएगा तो 22 मीटर पर सेकंड। मुझे निकालना है कि 5 सेकंड में बॉडी कितना गया और 5वां सेकंड में बॉडी कितना गया। ये 5 सेकंड और 5वां सेकंड, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे 5 सेकंड एंड 5th सेकंड, ये 2 अलग अलग चीज है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक क्रिकेट मैच में 5 ओवर में कितना रन लगा और 5वां ओवर में कितना रन लगा। तो चलिए 5 सेकंड में बॉडी कितना जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 सेकंड में बॉडी इतना दूरी कवर करेगा। और 5वां सेकंड का मतलब होता है 4 सेकंड से 5 सेकंड में कितना जाएगा। ये लास्ट 1 सेकंड को बोलते हैं 5वां सेकंड। लास्ट 1 सेकंड को ही कहा जाता है 5वां सेकंड। तो आपको ये दूरी पता करना है। तो अब ये दूरी कैसे पता होगा। तो बहुत आसान, 5 सेकंड का निकाल लिया। अब 4 सेकंड का निकालिए। 4 सेकंड का निकालिए तो 4 सेकंड में बॉडी इतना ट्रैवल किया और 5 सेकंड में बॉडी इतना ट्रैवल किया। तो 5वां सेकंड मतलब 5th सेकंड में बॉडी यही दूरी ट्रैवल किया है और इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। इसी को कहा जाता है 30th सेकंड। तो चलिए एक बार 5 सेकंड का दूरी ट्रैवल निकालते हैं, एक बार 4 सेकंड का, और दोनों को आपस में घटा देंगे तो 5वां सेकंड का हमें मिल जाएगा। तो अगर 5 सेकंड को हम लोग टी टाइम मान ले तो 4 सेकंड को हम लोग t-1 कह सकते हैं। 5 सेकंड में 1 सेकंड कम। तो चलिए आइए निकालते हैं हम लोग एट 5 सेकंड। तो s या इन 5 सेकंड बेहतर वर्ड होगा। इन 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में दूरी ट्रैवल करेगा बॉडी s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल आपका 2 दिया है, टाइम आपका 5, एक्सेलरेशन आपका 4 और टाइम आपका 5 का स्क्वायर। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 पचे 25, दूनी 50। तो 5 सेकंड में बॉडी 60 मीटर का दूरी ट्रैवल करेगा। आइए 4 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो 4 सेकंड में u और टाइम 1 सेकंड कम है तो t-1 प्लस हाफ a t-1 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट किया जाए, u का वैल्यू 2, 5 में से 1 जाएगा 4, एक्सेलरेशन आपको दिया है 4, 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 दूनी 32। क्लियरली आपको 40 मीटर आ गया। तो आपका 5th सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल किया। इन 5th सेकंड आपका बॉडी ट्रैवल किया 5 सेकंड माइनस 4 सेकंड, 60 माइनस 40 मीटर
एंड विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर। तो ये वन ऑफ द मेथड था जिससे हम लोग 30 सेकंड का दूरी को कैलकुलेशन किया। आइए अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक बार फिर पढ़ा जाए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड। तो हमारे पास एक मोटर बाइक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी समथिंग u दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दिया है, और ये t टाइम में दूरी कवर किया है a से b, और t-1 टाइम में जरूर ये कहीं पहले रहा होगा जिसमें ये दूरी कवर किया है a से c, और c पर टाइम है t-1, और यही लास्ट 1 सेकेंड को हम लोग 30 सेकेंड का दूरी कहते हैं। तो चलिए ये 30 सेकेंड निकालना है। तो हमें 30 सेकेंड निकालना है, तो इसके लिए हमें AB दूरी में AC दूरी को घटाना है। पूरे दूरी में 1 सेकेंड पहले जो दूरी कवर किया उसको घटा देंगे तो आखिरी के 1 सेकेंड का दूरी हमें निकल जाएगा। तो चलिए SAB कितना लिखें, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस SAC कितना लिखें, तो U और इसका टाइम हो जा रहा है, आप क्लियरली फिगर में देख सकते हैं, t-1 प्लस हाफ A t-1 का स्क्वायर। मैं इसलिए इसका डिराइवेशन बता रहा हूं, कभी कभी कंपटीशन में लास्ट 2 सेकेंड का आ जाता है और वैल्यू दिया नहीं होता है। तो इस प्रोसेस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लास्ट 2 सेकेंड हो तो यहाँ t-2 डाल देंगे और जो भी सॉल्व होकर के आंसर आना होगा आ जाएगा। तो ये हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस, चलिए ब्रैकेट को थोड़ा ओपन किया जाए, U इंटू टी UT, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा -U प्लस हाफ A। क्लियरली आप देख सकते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे लिखा जा सकता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। मतलब यहां पे आगे आपको T स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। अब इस हाफ A को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ A को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कीजिए, और हाफ A को इस थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई कीजिए। बेहतर होगा कि आप लोग वीडियो को पॉज कर करके खुद से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आए आप में, और अगर गलती हो तो आप समझ पाए कि आपसे गलती कहां हो रही है। तो UT माइनस U प्लस हाफ A को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म तो हो गया हाफ AT स्क्वायर, दूसरा टर्म हो गया हाफ A, और तीसरा टर्म माइनस इंटू प्लस आपका माइनस, और 2 से 2 कट जाएगा, A इंटू टी बचेगा, तो यहां AT बचा आपका। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो आपके पास रहेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस UT माइनस माइनस प्लस U माइनस हाफ AT स्क्वायर माइनस हाफ A माइनस माइनस प्लस AT। तो ये आपको प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस हाफ AT स्क्वायर कैंसिल,
ये आपको यूटी से यूटी कैंसिल, तो आपके पास चला आया u माइनस 1/2a प्लस AT। तो यही दूरी बॉडी कवर करेगा लास्ट 1 सेकेंड में। इसे इन शॉर्ट लिखा जा सकता है, इसे इन शॉर्ट लिखा जा सकता है u प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू a। बोलिएगा ये कहां से आ गया सर? चलिए मैं आपको बता देता हूं ये कहां से आया। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास ये वाला वैल्यू मिला हुआ है u माइनस a/2 प्लस AT। तो आइए मैं इसको लिख देता हूं, s u माइनस a/2 प्लस AT, और इसके जगह को मैंने रिप्लेस इससे कर दिया। तो थोड़ा देखिए इसको, s u प्लस इसको इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए और इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए। a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कॉमन लेके a बाहर निकला हुआ है, तो 2AT माइनस a/2, 2AT माइनस a/2, तो ये हो गया u प्लस ये दोनों टर्म को अलग अलग कर दीजिए, तो 2AT/2 माइनस a/2, मैंने फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप क्लियरली देख सकते हैं u माइनस a/2 प्लस AT। आपका इत्मीनान से जो फॉर्मूला है इसको मैंने रिप्लेस किया था इससे, तो ये निकल के आ गया। एक्चुअली में इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर कॉमन निकाल लिया गया a को, और आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आप इसको फॉर्मूला नंबर 5 करके याद कर लीजिए। 4 फॉर्मूला आपको पहले बताया गया, ये 30 सेकेंड में दूरी निकालने का फॉर्मूला है, u प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू a। जैसे मैंने अभी जो सवाल दिया था 5वां सेकेंड वाला, आइए उसको थोड़ा इसमें अप्लाई करते हैं। 5th सेकेंड वाला, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था हमारे पास? 2 था। उसका टाइम था 5 सेकेंड माइनस 1/2, और उसका एक्सेलरेशन था हम लोगों के पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 2 दूनी 4, 2 प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 मीटर। आप जैसा कि देख सकते हैं जो हम लोगों ने एक बार 5 सेकंड पे निकाला, फिर 4 सेकंड पे निकाला, फिर घटाया, उन सब के फेरा से बच जाएंगे और सीधे निकाल देंगे कि 5वां सेकंड में बॉडी कितना दूरी ट्रैवल करेगा। आइए अब हम लोग इन 5 फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। आइए एक सवाल पढ़ते हैं। पॉइंट्स P, Q and R are in vertical line such that PQ equal to QR. A ball at P is allowed to fall freely. What is the ratio of the times of descent through PQ and QR? तो देखिए सवाल पढ़ने के बाद तरीका है बनाने का, उसको 2 बार पढ़िए और पढ़ के हिंदी करिए, उसको दिमाग में फिगर बनाइए। और अगर दिमाग में फिगर नहीं बनता है तो फिर कॉपी पे ट्राई कीजिए। लेकिन जब आप हर बार थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालिएगा तो फिर आपके ब्रेन में फिगर बनना तैयार हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला से ज़्यादा फिगर डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि पी, क्यू और आर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, 3 पॉइंट है।
जहां पी क्यू और क्यू आर बराबर है और एक बॉल को पी से छोड़ दिया गया फ्री फॉल, तो टाइम बताना है इक्वल हाइट का, एक तरह से इक्वल हाइट का टाइम का रेशियो बताना है। तो चलिए मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं पी क्यू और आर, एक वर्टिकल लाइन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो द क्वेश्चन सेज कि पी क्यू और क्यू आर का दूरी बराबर है। मतलब पी क्यू अगर आप h मानिएगा तो क्यू आर को भी आपको h ही मानना पड़ेगा, दूरी बराबर है। अब एक बॉल को इस P पॉइंट से छोड़ दिया गया, मतलब U का मान 0, तो बॉल P से Q पहुंचेगा और फिर Q से R पहुंचेगा। तो P से Q पहुंचने का टाइम अगर T1 मानेंगे तो Q से R पहुंचने का टाइम T2 मान लिया जाए। और जाहिर सी बात है कि शुरू में उतना ही दूरी कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा होगा और आगे का उतना ही दूरी कवर करने में थोड़ा कम टाइम लगा होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा होगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा होगा और वेलोसिटी बढ़ेगा तो कम टाइम लगेगा। आपको इन्हीं दोनों के टाइम का रेशियो चाहिए। तो एक बार हम लोग बात करेंगे P से Q का और एक बार हम लोग बात करेंगे P से R का। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप सोचोगे कि P से Q का बात करते हैं फिर Q से R का, तो मुझे Q पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 रख पाए, इसके लिए हम लोग कंडीशन P टू Q और फिर P टू R का बात करेंगे। तो चलिए बात किया जाए। फ्रॉम P टू Q यूज किया जाए फॉर्मूला S इक्वल टू यूजिंग S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S हो गया P से Q तक का, इनिशियल वेलोसिटी हो गया P पर, टाइम हो गया P से Q तक का, एक्सलरेशन तो फ्री फॉल है तो G लिख देता हूं सीधे, कांस्टेंट एक्सलरेशन है, और टाइम हो गया P से Q तक का स्क्वायर। तो P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इनिशियल वेलोसिटी P पर 0 है और P से Q तक का टाइम T1 लिया है हम लोगों ने, तो T1 स्क्वायर। तो पहला इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया, h इक्वल टू हाफ G T1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम P टू R का। तो आइए लिखा जाए फ्रॉम P टू R। तो यूजिंग S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दूरी हम लोग लेंगे P से लेकर के R तक, इनिशियल वेलोसिटी P तक, टाइम P से R तक, ये तो फ्री फॉल है तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और टाइम P से लेके R तक का स्क्वायर। तो P से लेके R तक आप देख सकते हैं कि ये दूरी ट्रैवल करेगा h प्लस h, दैट विल बी इक्वल टू 2h, इनिशियल वेलोसिटी P पर 0, हाफ G और P से R तक का टाइम, P से R तक का टाइम T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का हाफ G T1 के स्क्वायर को यहां h के जगह पे लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 हाफ G T1 का स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो चलिए पुट किया जाए इक्वेशन 1 को 2 में।
तो 2 इंटू एच के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ जी T1 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है हाफ जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, तो 2T1 का स्क्वायर इक्वल टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ रूट ले लेते हैं और टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है तो प्लस ही वाला वैल्यू हम लोग लेंगे। तो ये हो गया √2 और T1 का स्क्वायर का रूट बाहर T1 आ गया और ये T1 प्लस T2 हो गया। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया? तो T2 इज इक्वल टू √2 T1 माइनस T1 इक्वल टू T2, जिसको लिखा जा सकता है √2 माइनस 1 T1 इक्वल टू T2। और आपको रेशियो चाहिए था उन इक्वल हाइट के टाइम का, तो आपको T1 बाई T2 हो गया आपको 1 बाई √2 माइनस 1, या इसको लिखा जा सकता है 1:√2 माइनस 1। ये आपका रेशियो निकल गया। मैं इसी में एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर यहां एक और इक्वल हाइट दे देता, मान लीजिए यहां पे दे देता कि PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RZ, एक और पॉइंट अगर यहां पे Z दे देता, तो हम लोग फिर एक और इक्वेशन तैयार करते फ्रॉम P टू Z, और उस केस में हम लोग का दूरी 3h हो जाता और ये T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर हो जाता। और फिर उस केस में हम लोग को T1 प्लस T2 पता था √2 T1, और उस तरह से हम लोग फिर T3 को भी निकाल सकते थे T1 के टर्म में, और फिर T1:T2:T3 का भी टाइम का रेशियो निकाला जा सकता है। देखिए एक सवाल है, इफ इट इज सेफ टू जंप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द अर्थ, देन what would be safe height on a planet where the value of g is 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर धरती के सरफेस पर 2 मीटर के ऊंचाई से आप कूदते हैं और आप सेफ हैं, पैर हाथ नहीं टूट रहा, तो एक प्लानेट पे चल गए अगर हम लोग, जहां G का वैल्यू अर्थ पे G 9.8 होता है और उस प्लानेट पे G का वैल्यू 1.96 है, तो वहां कितना हाइट से कूद सकते हैं कि हमें चोट ना लगे, हम सेफ रहें। तो चलिए एज यूजुअल हम लोग पहले इसको एक छोटा सा डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए धरती पे हैं हम लोग, और ये आप यहां पर से कूद रहे हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके लिए सेफ हाइट है 2 मीटर, H1 आपका 2 मीटर, और आप जमीन पर पहुंचिएगा। तो देखिए जमीन पर जब आप पहुंचिएगा, आपको चोट लगने का कारण पता है कौन है? चोट लगने का कारण याद रखिएगा कि वेलोसिटी है। अगर आप ज्यादा वेलोसिटी से जमीन पे पहुंचिएगा तो आप ज्यादा अनसेफ हैं। अगर आप कितना भी ऊंचाई से आपको छोड़ दे, आपको आसमान से ही क्यों ना फेंक दें, लेकिन अगर आपका जमीन पे आते आते वेलोसिटी कम हो गया तो आप सेफ हैं। इसलिए तो पैराशूट खोल दिया जाता है कि वेलोसिटी कम हो जाए। तो ज्यादा ऊंचाई से कोई कूदेगा तो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा डेंजर में है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो किस वेलोसिटी से जमीन पर टकरा रहा है।
तो अगर वो 2 मीटर के हाइट से कूदा है और मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से वो जमीन पर पहुंचा और वो सेफ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आइए पहले हम लोग एक इक्वेशन तैयार करते हैं अर्थ के लिए फ्रॉम A टू B। आइए लिखते हैं ऑन अर्थ। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया v स्क्वायर। आप ड्रॉप हुए हैं तो u का मान 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर है तो मैंने g लिख दिया, और दूरी आप अर्थ पे 2 मीटर कवर कर रहे हैं तो मैंने h1 लिख दिया। तो आपका v इक्वल टू हो गया √2gh1। इस स्पीड से आप जमीन पर गिर रहे हैं और आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेफ हैं, क्योंकि आपके गिरने के वेलोसिटी को डेफिनेटली ये एक्सेलरेशन डिसाइड करता है, क्योंकि इसी के वजह से हर 1 सेकंड में आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन एक्ट ना करता, अगर आप एक ऐसा जगह होते जहां पर एक्सेलरेशन 0 होता, तो डेफिनेटली आपका वेलोसिटी में कोई चेंज आता ही नहीं, इनफैक्ट आप नीचे गिरते ही नहीं। चलिए अब मैं पता करना चाह रहा हूं एक ऐसा प्लैनेट पे, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस का बात करें तो ज्यादा हाइट से आप वहां से कूद सकते दूसरे प्लैनेट पे, क्योंकि वहां जो एक्सेलरेशन है वो 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी आपका मात्र 1.96 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, और जबकि आपका इस क्वेश्चन में अर्थ के केस में हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ता। तो इस केस में आप कितना हाइट से गिरिएगा, तो मान लेते हैं h2 जो मुझे निकालना है, और सेफ हाइट का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से आप जमीन पर गिरे हैं उसी वेलोसिटी से आपको यहां गिरना है। अगर आप सेम वेलोसिटी से दूसरे प्लैनेट पे भी जमीन पर टकराइएगा, तो आप अगर अर्थ पर सेफ हैं इस वेलोसिटी से, तो आप उस प्लैनेट पर भी उसी वेलोसिटी से सेफ रहिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे v1 और v2 नहीं लिखा, लेकिन h के केस में मैंने h1 लिखा और h2 लिखा, g लिखा, और या एक काम करते इसको भी g1 लिख देते हैं, इसको मैं g2 लिख देता हूं, थोड़ा सिमेट्री टाइप हो जाएगा। आइए यहां आप कूद रहे हैं इस प्लैनेट से, अब कितना ऊंचाई से कूद रहे, जो आना होगा अपने आप आएगा। तो चलिए फॉर प्लैनेट का बात करते हैं। ऑन अदर प्लैनेट, किसी दूसरे ग्रह से बात करते हैं, तो यूजिंग अगेन v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो भाई सेम होना चाहिए, इनिशियल आपका 0, एक्सेलरेशन आपका g2 और हाइट आपका h2। तो आपका v हो गया √2gh2 एंड दिस इज इक्वेशन 2। और एक लाइन मैं यहां पे लिख देता हूं जिसको मैं शुरू से बोलता आया कि सेफ्टी ऑफ जंप is to be determined by the velocity with which man reaches the ground। आदमी का सेफ्टी उस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जिस वेलोसिटी से आदमी जमीन पर आएगा। तो क्लियरली हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। √2gh1 इक्वल टू होगा √2g1h1 इक्वल टू होगा √2g2h2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
तो G1H1 इक्वल टू G2H2, तो लिख सकते हैं G1H1 इक्वल टू G2H2। तो मुझे H2 निकालना है, H2 इक्वल टू G1H1 बाई G2, और अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, अर्थ का हाइट 2 मीटर था और दूसरे प्लैनेट का 1.96। ये आपका डेसिमल हटेगा, यहाँ से 2 जीरो ऊपर जाएगा, ये डेसिमल हटेगा, 1 जीरो जाएगा, ये कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, आपका H2 निकल के आएगा 10 मीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं। द इंजीनियर ऑफ ए ट्रेन मूविंग एट स्पीड V1 sights a freight train a distance d ahead of him on the same track moving in the same direction with a slower speed V2. He puts on the brakes and gives his train a constant retardation. Prove that if d greater than V1 minus V2 का होल स्क्वायर बाई 2a there will be no collision। तो मेरे हिंदी करने से बेहतर है आप लोग पहले खुद इस सवाल को पॉज करके सोचें कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है और इसका फिगर किस तरह से बनेगा। आइए देखिए, एक ट्रेन है जो V1 स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रेन मान लिया A पॉइंट पर जिसका स्पीड है V1। आगे बढ़ते हैं। उसने देखा, साइट किया, देखा एक फ्राइट ट्रेन है। फ्राइट ट्रेन का मतलब होता है माल ढोने वाला ट्रेन, जो अनाज, गेहूं, चावल इसको जो ढोता है उसको फ्राइट ट्रेन कहते हैं। तो एक फ्राइट ट्रेन इंजीनियर ने देखा जो कि d डिस्टेंस के दूरी पर था ऑन द सेम ट्रैक। तो इस ट्रेन से d डिस्टेंस के दूरी पर एक दूसरा ट्रेन है इसी ट्रैक पर। तो आपका फिगर थोड़ा साफ बने इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर और इसको थोड़ा नीचे बना दिया। अदरवाइज मेक इट वेरी वेरी श्योर कि दोनों सेम ट्रैक पे है, एक सीधा लाइन पे है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि जो फ्राइट ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका स्पीड V2 है और जो कि स्लोअर है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार V1 से छोटा V2 है। तो जाहिर सी बात है आगे वाले ट्रेन का स्पीड कम और पीछे वाले ट्रेन का स्पीड ज्यादा। तो अगर ये ब्रेक नहीं मारेगा तो जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद ये इस ट्रेन से आकर के टकरा जाएगा क्योंकि इसका स्पीड तो कम है एज पर क्वेश्चन, और कम है और कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिर क्या किया गया, तो जो पीछे वाला ट्रेन का जो इंजीनियर था उसने ब्रेक मारा और उसको कांस्टेंट रिटार्डेशन दिया। तो पीछे वाला जो ट्रेन का इंजीनियर है इसने ब्रेक मार के कुछ रिटार्डेशन लिया -a, और आगे वाले का जहां तक बात है इसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो मुझे प्रूफ करना है कि अगर
दोनों के बीच का गैप बड़ा हो v1 माइनस v2 के होल स्क्वायर बाई 2a से, तब ये ट्रेन इससे कोलाइड नहीं करेगा। या आप इसका उल्टा बोल सकते हैं, अगर ये गैप इस वैल्यू से कम हो तो ये वाला ट्रेन इससे कोलाइड कर जाएगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अभी तक मैंने आपको सवाल समझाया कि पीछे एक ट्रेन है, आगे एक माल ढोने वाला ट्रेन है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये जो वेलोसिटी है पीछे वाले ट्रेन के वेलोसिटी से कम है, तो पीछे वाले ट्रेन ने ब्रेक लिया और उसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन आया, और जब ब्रेक मारा उस वक्त दोनों के बीच का गैप d था। तो बताना है कि कम से कम d का वैल्यू क्या होना चाहिए कि कॉलिजन ना हो, या ये बोलें कि d अगर इससे बड़ा होगा तो कॉलिजन नहीं होगा। तो लेट अस प्रूफ नाउ। देखिए, जब इसने ब्रेक मारा तो इसका स्पीड घटेगा और ये आगे बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कुछ देर के बाद ये A वाला बढ़ के A डैश पे पहुंच गया, और उतना देर में B वाला B डैश पे पहुंच गया। बस समझिए कि दोनों में टक्कर होने वाला है, ये सोच के मैं बना रहा हूं, क्योंकि एक का स्पीड ज्यादा था, भले ब्रेक मारा स्पीड घटता गया। और सोचो कि कॉलिजन कब नहीं होगा, अगर एक का स्पीड घटते घटते अगर v2 के बराबर हो जाए, जब A वाला B के नजदीक आ जाए और A वाले का स्पीड v1 से घट के अगर v2 हो जाए, तब तो कॉलिजन होगा ही नहीं, क्योंकि फिर B डैश तो v2 से आगे बढ़ेगा, और ये जब पहुंचा A डैश पे A वाला, इसका स्पीड v2 हो गया, तो थोड़ा देर के बाद इसका स्पीड तो और घट जाएगा, और इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, ये चलता जाएगा और ये फिर थोड़ा देर में उसके पीछे ही रुक जाएगा। मतलब आप फिर इसको देखिए, इस तरह से कहानी हो रहा है। ये एक माल ढोने वाला ट्रेन है, ये एक पीछे वाला ट्रेन है। जब ब्रेक मारा पीछे वाले ट्रेन ने, तो पीछे वाले ट्रेन का स्पीड घटता गया, और अगर ये जब पीछे वाला ट्रेन आगे वाले ट्रेन के एकदम करीब पहुंचा, इसका स्पीड घट के अगर आगे वाले ट्रेन के बराबर हो जाए, स्पीड अगर v1 से घट के v2 हो जाए, तब तो इसके बाद ये जो पीछे वाला ट्रेन था वो कभी भी इसको पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसके बाद तो इसका स्पीड और घटेगा ही, और ये तो कांस्टेंट से बढ़ेगा, तो फिर ये आगे निकल जाएगा और ये फिर कुछ दूर जाके रुक जाएगा। मतलब कॉलिजन ना होने के लिए कंडीशन हुआ कि जब तक B वाला कुछ दूरी को कवर करे, तब तक A वाला भी कुछ दूरी को कवर करे, और ये सारे कहानी के दौरान A वाले का स्पीड घट के v2 के अगर बराबर हो गया तो ये कॉलिजन नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर डाल दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आए। इंपॉर्टेंट हमेशा ये नहीं होता है कि इसका आंसर आ जाए, इंपॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि इसको बनाने के दौरान आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए, आपका ब्रेन डेवलप करे, आपके सोचने का तरीका बदले। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज। अदरवाइज आंसर का जहां तक बात है तो बहुत सारे आंसर बुक बाजार में छपते हैं। तो देखिए, आगे वाले का स्पीड अगर मैं मान लूं
कि 4 मीटर पर सेकेंड और पीछे वाले का स्पीड मैं मान लूं 20 मीटर पर सेकेंड। जब पीछे वाले ने आगे वाले को देखा तो इन दोनों के बीच का गैप समथिंग d था और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ब्रेक लगाया तो इसका स्पीड 20 से घट के कुछ होगा, चाहे जो भी हो जाए। मान लेते हैं 20 से घट करके 16 हो गया, उसके बाद 20 से घट करके 16 से घट करके 12 हो गया। अभी भी ये इसके करीब आ रहा है क्योंकि 12 अभी भी 4 से बड़ा है, तो अभी भी ये पीछे वाला जो है वो ज्यादा स्पीड में है आगे के मुकाबले, तो अभी भी पीछे वाला आगे के करीब आएगा। और 12 के बाद घट के जब 8 हुआ, ये तो भाई 4 से जा रहा है, तो अभी भी पीछे ये वाले का अभी भी 8 है और इसका 4 है। और फिर जब ये ए वाला बी के करीब आया तब तक ए वाले का भी 4 हो गया, मतलब बी वाले के बराबर। और जब दोनों का स्पीड बराबर हो गया और अभी टक्कर नहीं हुआ है, बस ए वाला बी वाले के एकदम जस्ट करीब पहुंचा है, टक्कर होने वाला है। इसके बाद ये तो 4 से घटेगा और ये तो 4 ही रहेगा, तो ये तो आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, मतलब कॉलिजन नहीं होगा। तो मुझे यही प्रूफ करना है कि 20 का स्पीड घटते घटते 4 होते होते कम से कम क्या गैप होना चाहिए कि कॉलिजन ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसका स्पीड घटते घटते आपका 4 पहुंचने से पहले ही कॉलिजन हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये गैप कम से कम कितना होना चाहिए कि कॉलिजन ना हो, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है कि d का वैल्यू अगर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2a होगा तो कॉलिजन नहीं होगा, और इससे छोटा होगा तो कॉलिजन हो जाएगा, और अगर बराबर होगा तो कह सकते हैं मे एंड मे नॉट कोलाइड, बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा बनाते हैं। तो 0 टाइम पर ये पहला वाला ट्रेन इंजीनियर ट्रेन यहां था और माल ढोने वाला ट्रेन यहां था जब कहानी हमारा स्टार्ट होता है, और इन दोनों के बीच का गैप d था। तो जब तक ए वाला ए डैश पहुंचा तब तक बी वाला बी डैश पहुंचा, और बी वाले में स्पीड में कोई चेंज नहीं है, जबकि ए वाला का स्पीड जब बी डैश के पास पहुंचा और ए डैश बना तो इसका स्पीड बी के बराबर अगर हो जाए तब ये कॉलिजन नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इतना टाइम में ए वाला x दूरी कवर किया और इन दोनों के बीच का गैप d था, तो जाहिर सी बात है बी वाला इतना टाइम में x माइनस डी दूरी कवर करेगा। आई अगेन रिपीट, यही मैं लिख ही देता हूं, लेट x बी द distance traveled by engineer's train when its velocity is reduced from v1 to v2 in time t, मतलब इंजीनियर ट्रेन का स्पीड v1 से घट के v2 हो गया t टाइम में। सपोज द इंजीनियर्स ट्रेन
moves from A to A डैश। मान लेते हैं इंजीनियर ट्रेन A से A डैश गया है, एज यू कैन सी इन द फिगर। तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। तो चलिए, यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, तो a का फाइनल वेलोसिटी तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा और a का इनिशियल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर हो जाएगा, और रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 2a, और इतना देर में दूरी कवर कर रहा है a वाला a डैश में x। तो यहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर। ए वाले ने जब ट्रेन को देखा था तब उस वक्त वेलोसिटी v1 था, तो v1 का स्क्वायर माइनस 2ax। तो आइए v1 को थोड़ा इधर ले आते हैं, तो v2 माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ax हो जाएगा। तो हमारे पास आया v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ax। या अगर इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको इधर ले आएंगे, इन सबको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दिया हम लोग। आइए, ऑल्सो यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at। इंजीनियर के ट्रेन का बात कर रहे हैं, तो इंजीनियर के ट्रेन का फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, और रिटार्डेशन हो रहा है माइनस a और टाइम t। तो अगेन at को इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो at इक्वल टू v1 माइनस v2, या इसको थोड़ा ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं v1 माइनस v2 इक्वल टू at। ये इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया। जहां तक फ्राइट ट्रेन का बात है, वो कांस्टेंट स्पीड v2 से मूव कर रहा है। द फ्राइट ट्रेन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v2। सपोज it moves from B to B dash in time t। मान लेते हैं जो फ्राइट ट्रेन है, जब तक A वाला A डैश तक पहुंचा तब तक फ्राइट ट्रेन B से B डैश तक पहुंच गया। तब हम लोग लिख सकते हैं देन यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। तो कितना दूरी फ्राइट ट्रेन चला, तो एक बार फिर से आप लोग फिगर देख लीजिए। फ्राइट ट्रेन t टाइम में x माइनस d दूरी चला और v2 स्पीड से चला और एक्सेलरेशन 0 था। तो हम लोग यहां पुट करेंगे, डिस्टेंस जो कवर किया वो x माइनस डी, और उसका स्पीड था v2 और टाइम t, और एक्सेलरेशन तो उसका 0 था। तो हमारे पास एक और इक्वेशन तैयार हो गया, x माइनस डी इक्वल टू v2t
ये इक्वेशन नंबर इसको 3 कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 2 को अगर हम लोग देखें फ्रॉम 2, तो 2 से हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू v1 माइनस v2 बाई ए। तो t इक्वल टू v1 माइनस v2 बाई ए, और इसी को अगर हम लोग इक्वेशन 3 में डाल दें, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, तो आप देख सकते हैं x माइनस डी v2, और टाइम के जगह पे लिखाएगा v1 माइनस v2 बाई ए। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ये माइनस डी इधर चला गया तो प्लस डी हो गया, प्लस v2 बाई ए और ब्रैकेट में v1 माइनस v2। ये इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए। ये सारा कहानी हम लोग कर रहे हैं d के वैल्यू को प्रूफ करने के लिए इन टर्म्स ऑफ v1 v2। तो इसके लिए जरूरी है कि x को रिमूव किया जाए, इसलिए मैंने x का जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आइए पुट किया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए थ्रू वीडियो ये बहुत जरूरी है कि आप वीडियो को पॉज कर कर के और सीखते हुए और कॉपी में लिखते हुए चलें, या एक बार पूरा देख लें और सेकंड टाइम में आप पॉज करके उसको लिखते हुए सोचते हुए चलें। डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस डाल रहा हूं वो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट नहीं है। ऑल दोज क्वेश्चंस आर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन, और कोई चीज थोड़ा टेढ़ा होता है तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा बिल्डर बनना है तो आपको जिम में घंटों घंटों पसीने बहाना पड़ेगा, और सिर्फ जिम में नाम लिखाने से कोई बिल्डर नहीं बन सकता है। आप देखा होगा कई लोग जिम में नाम लिखा लेते हैं, बहुत पैसा दे देते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप पैसे से अपना बॉडी नहीं बना सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, बिना मेहनत किए हुए किसी भी रास्ते में, किसी भी जॉब में, किसी भी जिंदगी के किसी भी पड़ाव में बिना मेहनत किए हुए कोई शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। डर से आप चीजों को जीत नहीं सकते, ना बहाना से। सिर्फ एक चीज से चीजों को जीता जा सकता है, वो है कड़ी मेहनत। तो चलिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, बल्कि ये खुश होइए कि इस तरह के लेवल का क्वेश्चन आपको मिला है और आप सीख सकते हैं। और मैं तो आपके साथ ऑलवेज प्रेजेंट हूं ही। किसी तरह की कोई दिक्कत हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू मी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसको डाला जाए तो इक्वेशन 1 में हमें मिला हुआ था v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2a, और x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे d प्लस v2 बाई a v1 माइनस v2, जो हम लोग x का वैल्यू निकाला है। फ्रॉम 1 पुट इक्वेशन 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते जाते हैं हम लोग। तो इसको लिखा जा सकता है
V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, 2a को इधर ले आइए, डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू d प्लस V2 बाई a V1 माइनस V2, या d इक्वल टू लिखा जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2a माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो V1 V2 बाई a हो जाएगा प्लस में, और इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो गया, तो ये V1 V2 बाई a और फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये V2 स्क्वायर बाई a, और इस माइनस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो प्लस V2 का स्क्वायर बाई a। आइए एलसीएम लिया जाए, तो ये एलसीएम डेफिनेटली आपका 2a हो जाएगा। आपको यहां बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस a से तो डिवाइड कीजिएगा, a खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2V1 V2, फिर यहां बचेगा 2V2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2V2 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाई 2a, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को लिख सकते हैं हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a बड़ा तो V1 था, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाई 2a, ये d। अब आप सोच के देखो थोड़ा कि ये इक्वल है, मतलब इक्वल जब मैंने इस फिगर को बनाया, इक्वल मतलब a एकदम b के पास पहुंच गया, मतलब a वाला b से टकराने वाला, एकदम कॉलिजन होने वाला है, एकदम साथ में पहुंच गया, एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर, मतलब वहां कह सकते हैं कि बस कोलाइड हुआ है या होने वाला है। लेकिन अगर इस d, ये कम से कम हुआ, ये मिनिमम हुआ, बस आके सटने वाला है, लेकिन सोचो कि अगर d का वैल्यू इससे बड़ा हो जाए, इससे थोड़ा भी बड़ा हो जाए, तब तो कॉलिजन होने वाला नहीं है। जो हमें प्रूफ करना था कि अगर d का वैल्यू, सो इफ d ग्रेटर देन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2a, देन कॉलिजन नॉट ऑकर्स, और अगर यही वैल्यू d का लेस देन हो जाता इससे, तब ये कॉलिजन डेफिनेटली हो जाएगा। आइए मैं इस बात को, इक्वल को जो मैंने रिप्लेस किया है, इस बात को फिर मैं लैंग्वेज में लिख दूं कि अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल पूरा फिगर बना के समझा, तो इसमें हम लोगों ने इन दिस ट्रीटमेंट वी हैव formulated a situation when the two trains have barely मतलब बहुत क्लोज, barely collided, बस कोलाइड अभी जस्ट हुआ है या होने वाला है, एट एनी subsequent time the engineers train is to
slow down further while the freight train is to continue at constant velocity। कहने का मतलब है बस कॉलिजन हुआ ही है, एक ही पॉइंट पे एकदम पहुंच गया है। तो अगर थोड़ा भी दूरी ज्यादा होता, अगर डी थोड़ा भी ज्यादा होता, तो ये पीछे वाले ट्रेन को और मौका मिलता है स्पीड घटाने का, और घटा करके ये ऑलमोस्ट V2 से थोड़ा भी छोटा हो जाता। उसके बाद तो फिर ये V2 ही ज्यादा होगा, पीछे वाले ट्रेन का स्पीड कम होगा और ये कॉलिजन नहीं होगा। तो ये हम लोगों का इस तरह से सोचने का ढंग होना चाहिए। आप एक अच्छे सवाल को 10 बार कीजिएगा तो वो मच बेटर है एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल को 100 क्वेश्चन बनाने से। शुरुआत तो भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ही करना है और फिर बेहतर क्वेश्चन पे आना है। कमांड हर तरह के क्वेश्चंस पे होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में 2 मिनट लगेगा सीखने में, कुछ क्वेश्चंस को सीखने में 200 मिनट लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीख जाएं। तो अगला सवाल है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम इज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे with speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. What is पहला में magnitude of average velocity, दूसरा में एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम। ए में 0 to 30 मिनट, बी में 0 to 50 मिनट और सी में 0 to 40 मिनट। आइए इस सवाल का हिंदी करते हैं। इतना तो समझ में आ ही चुका है कि ये क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का है। एक आदमी सीधा रोड पर गया, घर से मार्केट गया जो कि 2.5 किलोमीटर के दूरी पर था, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आप सोचो कि आप हो, घर में बैठे हुए हो, आप एक अच्छा सा मूवी देख रहे हो और कोई मेहमान आ गया, आपको बोला गया कि जाओ मार्केट जाओ सामान लाना है। अब आपके पास तो कोई चारा है नहीं, आप उठे और 2.5 किलोमीटर दूर मार्केट गए 5 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन जब मार्केट बंद था, क्वेश्चंस में खुद को शामिल किया करो। क्वेश्चंस में जान आ जाएगा तो बेहतर समझ में आएगा, जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ कोशिश किया करता हूं। तो मार्केट क्लोज पाया आपने तो बड़ा खुश हुए, कुछ लेना है नहीं, जल्दी से मुड़े और घर अब तेजी से 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटे आप। तो आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बताना है। एक बार 0 to 30 मिनट, एक बार 0 to 50 मिनट और एक बार 0 to 40 मिनट। तो देखिए इसको बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए। तो सोचो ये पॉइंट ए है जहां आपका घर है और ये पॉइंट बी है जहां मार्केट है और दोनों के बीच का गैप 2.5 किलोमीटर दे रखा है।
तो सबसे पहले सोचो कि कितना देर में तुम मार्केट पहुंच जाओगे अगर तुम चलते हो 5 किलोमीटर पर आवर से। सबसे पहले ये सोचो, क्योंकि जब तक तुम सीधा जाओगे तब तक एवरेज स्पीड का जो आंसर होगा वही आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी होगा। आंसर बदलेगा कब? जब आप पीछे मुड़ के घर आओगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी घटता जाएगा। तो पहले ये पता करना चाहिए कि कितना देर में आप मार्केट पहुंचोगे, और आपके जाने का स्पीड क्वेश्चन में दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में आप 5 किलोमीटर चल सकते हो। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टाइम टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट। टाइम टू रीच, सवाल तो बाद में सोचेंगे, पहले इतना सोच लेते हैं कितना देर में मार्केट पहुंचेंगे। टाइम टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट, तो साफ साफ लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 5 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया 1 घंटा में। तो 1 किलोमीटर कितना घंटा में ट्रैवल कीजिएगा? तो 1 घंटा में 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे 1/5 आवर में। मैंने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया क्योंकि 5 किलोमीटर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 और किलोमीटर को छोड़ दिया 5 मल्टीप्लाई में तो इधर चला गया। तो 2.5 किलोमीटर में कितना समय आपको लगेगा? तो 2.5 किलोमीटर में हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 इंटू 1/5 आवर, कट गया। तो 1/2 आवर लगा आपको 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के दूरी को कवर करने में। ठीक है, मैं आपके बात से सहमत हूं कि आप तो वैसा ही समझ गए थे कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर तो आधा घंटा लगेगा 2.5 किलोमीटर में। लेकिन अगर कोई वैल्यू इस तरह का सीधा ना होता तो आपके पास मैंने एक प्रोसेस सिखाया कि कैसे आप सोचिएगा। तो आधे घंटे लगेगा 2.5 किलोमीटर चलने में। तो आइए लिख लिया जाए इस बात को क्लियरली। बॉय विल, या मैन दिया है तो मैन विल रीच मार्केट इन 1/2 आवर और 30 मिनट। चलो ये तो हमको क्लियर हो गया कि आदमी को घर से मार्केट पहुंचने में 30 मिनट का समय लगेगा। तो 30 मिनट तक वो पीछे नहीं मुड़ा है, अभी वो गया है। इसका मतलब कि जो उसका डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए पहला सवाल अब किया जाए। 0 मिनट टू 30 मिनट में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एक ही तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आदमी 2.5 किलोमीटर चला एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम 30 मिनट। तो मिनट को घंटा में करने के लिए 1/60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आवर। तो 30 दूनी 60,
तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये उसका एवरेज स्पीड निकल गया। कुछ लोग सोचते हैं मिनट को आवर में करने के लिए ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। इसको अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 मिनट में 1/60 आवर। और 1 मिनट में अगर पता चल गया कि 1/60 घंटा, तो फिर जितना मिनट का निकालना है 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। खैर, इसी में हमको एवरेज वेलोसिटी भी बताना था। तो एवरेज वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, आपका सेम आंसर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर और टोटल टाइम 1/2 आवर मतलब 30 मिनट। तो अगेन इसका आंसर सेम आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, 0 to 50 मिनट। 0 to 50 मिनट, तो ये उसका घर है और ये मार्केट है। 30 मिनट में तो यहां पहुंच गया और जाने का स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर चला और यहां पहुंच गया, लेकिन मार्केट बंद था तो जल्दी से लौटा 7.5 किलोमीटर पर आवर से। और जाहिर सी बात है आपका 50 मिनट कहीं बीता होगा। अब मुझे नहीं पता 50 मिनट में घर वापस हो गया कि बीच में कहीं बीता है। 50 मिनट कहीं बीता होगा। तो आप इसके लिए ये निकाल लो कि 30 से 50 मिनट में कितना चलेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप 0 to 50 मिनट मत सोचो, आप पहले सोचो कि 30 to 50 मिनट में कितना चलेगा, क्योंकि 30 मिनट में कितना चलेगा हमें पता है 2.5 किलोमीटर। तो हमें सोचना है कि अगला 20 मिनट में वो कितना चलेगा। तो वी विल थिंक फ्रॉम 30 मिनट टू 50 मिनट। 30 मिनट टू 50 मिनट। तो अब सोचो ये लौट रहा है 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर। तो अगेन हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि इन 1 आवर बॉडी कवर्स 7.5 किलोमीटर। 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो ये 30 मिनट टू 50 मिनट को हम लोग अगर आवर में कन्वर्ट करें तो पहली बात तो ये आपका 20 मिनट का डिफरेंस हो गया। और ये 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पीछे सीखा था 1/60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको 20 तिहाई के 60 1/3 आवर हो जाएगा। तो 1 घंटा में अगर 7.5 किलोमीटर चलता है, सो इन 1/3 आवर body will cover distance
ऑफ 7.5 इंटू 1/3 किलोमीटर। 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर, तो इतना घंटा में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी ये पूरी तरह से तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, तो चलो 7/3 की 7.5/3 किलोमीटर, या पॉइंट को थोड़ा हटा दे हम लोग तो बाई 10 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 15/6 किलोमीटर हो जाएगा। सो डिस्टेंस आ गया आपको, डिस्टेंस इन 20 मिनट और 1/3 आवर और 30 मिनट टू 50 मिनट। ये बात को दिमाग में रखना है कि आप लिख क्या रहे हैं कि 30 मिनट टू 50 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 20 मिनट या इसको बोलिए 1/3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 15/6 किलोमीटर, 15/6 किलोमीटर। अगर डेसिमल में हम लोग लेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपको 15/6 को अगर हम लोग डेसिमल में लेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5/2 2.5 किलोमीटर आ जा रहा है। अच्छा 2.5 किलोमीटर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आदमी अगला 20 मिनट में वापस घर पहुंच जा रहा है। जाने में उसको 30 मिनट लगा, लेकिन वो 50 मिनट में घर पहुंच जा रहा है। तो आइए इसको बनाया जाए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो वो कवर किया वो 2.5 किलोमीटर आ गया 30 मिनट से 50 मिनट के बीच में। तो आइए इसका हम लोग एवरेज स्पीड सोचते हैं। एवरेज स्पीड फॉर्मूला तो एक ही है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, गया 2.5 किलोमीटर, आया 2.5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 5 किलोमीटर। तो मैं फॉर्मूला ना लिख के अब मैं डायरेक्ट वैल्यू थोड़ा लिख दे रहा हूं। और टोटल टाइम कितना लगा, तो 50 मिनट लगा। मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 1/60, कटेगा ये 5 से 5 कटेगा, 6 ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करें तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। घर से चला था, घर ही पहुंच गया। टाइम तो आपका भाई जो बीता सो बीता, आपका आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। आइए just like this we can talk from 0 to 40 मिनट। डेफिनेटली आपको वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करना चाहिए 0 to 40 मिनट का। डेफिनेटली हम लोग सोचेंगे पहले 30 मिनट का, ऑलरेडी हम लोग सोचेंगे सिर्फ 30 से 40 मिनट में कहाँ होगा। इस बार तो वो घर नहीं पहुंचा होगा, इतना तो वो कंफर्म है। तो आइए इसका तीसरे पार्ट को हम लोग डील करते हैं। फ्रॉम 0 to 40 मिनट। तो बॉडी ए से चला था, घर से चला था, मार्केट पहुंचा, स्लो स्लो चला था 5 किलोमीटर पर आवर से,
और 2.5 किलोमीटर मार्केट का दूरी कवर किया, जो हम लोग निकाल चुके हैं कि 30 मिनट में वो मार्केट पहुंचेगा। तो 40 मिनट में होगा कहीं पे, मान लेते यहाँ पे कहीं 40 मिनट, क्योंकि 50 मिनट में वो वापस घर आ जा रहा है, तो 40 मिनट में बीच में होगा कहीं पे। और जब वो लौट रहा है तो उसके आने का स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो वी विल टॉक ओनली फॉर 30 to 40 मिनट, बिकॉज 0 to 30 मिनट का सारा जानकारी हम लोगों को पता है। तो चलिए बात किया जाए फ्रॉम 30 मिनट टू 40 मिनट। जो 10 मिनट हुआ उसके बीच में बीता, और मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे 1/60, मतलब हम लोग बात करेंगे 1/6 आवर में कितना चला। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो इन 1 आवर बॉडी कवर्स 7.5 किलोमीटर। 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर बॉडी का स्पीड है, तो वो 7.5 किलोमीटर जा सकता है 1 घंटा में। तो इन 1/6 आवर बॉडी विल कवर 7.5 किलोमीटर इंटू 1/6। 1 घंटा में इतना किलोमीटर, तो इतना घंटा में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। हेंस डिस्टेंस इन 30 मिनट टू 40 मिनट। तो 30 to 40 मिनट में कितना दूरी कवर किया? 7.5/6, डेसिमल तो हटा देंगे 10, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5/4 किलोमीटर। जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको आएगा 1.25 किलोमीटर, मतलब वो 1.25 किलोमीटर वो लौट गया, मतलब 1.25 किलोमीटर वो पीछे आ चुका है, लौट चुका है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल टू फाइनल, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वक्त तो कभी वापस नहीं होता है, बहुत जिंदगी का सिंपल सा फंडा है, टाइम नेवर रिटर्न्स बैक। वक्त पे आप काम कीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वक्त निकल जाने के बाद बहुत भी मेहनत कीजिएगा तो मिलता बहुत कम है। हर चीज का एक वक्त होता है। तो हम लोग इसका अगर एवरेज स्पीड निकालें तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर। टोटल इतना दूरी कवर किया। कहां से कहां तक? अब सोच रहे हैं 0 to 40 मिनट। 0 to 30 का ऑलरेडी पता है और 30 to 40 का पता है, तो जोड़ दिया। इतना किलोमीटर वो चला और टोटल टाइम 40 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके आप देखिएगा तो आपको आंसर आएगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। डेफिनेटली आप लोग वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आइए एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं 0 to 40 मिनट में। एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो गया कितना था? 2.5 किलोमीटर। आया कितना? 1.25 किलोमीटर। तो ये इनिशियल टू फाइनल क्या बचा? तो 2.5 किलोमीटर में ये 1.25 किलोमीटर घटा देंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2.5 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय टाइम। तो भैया 0 to 40 मिनट।
तो ये आपको 1.25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2/3 आवर, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.875 किलोमीटर पर आवर आएगा। एट द एंड आई विल से अगेन के मेक दिस न्यूमेरिकल्स ट्वाइस थराइस, तब तक टिल देन यू डोंट गेट द फुल कॉन्फिडेंस टू टीच समवन अदर। इसको तब तक बनाना चाहिए, तब तक सीखने की कोशिश करनी चाहिए जब तक आप किसी दूसरे को ना सिखा पाए। और सबसे बेहतर आदमी जिसको आप सिखा सकते हैं वो आपका अपना भाई बहन, कजन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इफ नॉट आपके अगल बगल के वो लोग जो आपके पड़ोस में रहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा चीजों को आप रिपीट करके किसी को सिखाइएगा आप उतना बेहतर होते जाइएगा।